तो रोल पर पीरियड लिखा देता, नाउ रूल फॉर ग्रुप, ठीक है। रूल फॉर डिसाइड ग्रुप नंबर। अल्लाह मत करो, रूल फॉर डिसाइड ग्रुप नंबर। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या करना है, फर्स्ट डिसाइड ब्लॉक, किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ये डिसाइड कैसे होगा, लास्ट वाला, हाँ लास्ट एक में एंटर इट इज डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें घुसेगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इट इज डिसाइडेड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें केस बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट है दैट इज फोर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए सुनो मुन्नो चले जरा, प्रकाश उठ जाओ। हाँ तो उठ ना, हाँ तो छोटा है ना, इस तरह आगे बैठ। बाहर बैठा है नहीं हाँ तू इधर जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास डिस्टर्ब मत करो, जल्दी उठ जा। एक जगह तुम कभी नहीं बैठेगा तुम लोग, मेरे क्लास में खास करके पूरा क्लास को एक जगह बैठ कर डिस्टर्ब करता है। तुम्हारा परफॉर्मेंस भी उसी पर डिपेंड करता है। एक जगह बैठोगे खराब करोगे तुम रिजल्ट, हमें नहीं पसंद है खराब हमारा रिजल्ट है। अब देखो एस ब्लॉक के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखते जाओ तुम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबसेट, सही है। तो ये आपका ग्रुप नंबर होता है। एग्जांपल की बात करें, अगर आपके पास Z इक्वल टू 4 है तो क्या बोला था, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 1s1 क्या 2s2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है बेटा, 2 में, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर कितना होगा 2, ग्रुप नंबर डिसाइड। पीरियड कितना होगा, अरे पीरियड क्या होता है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू ना, तो देख रहे हो 2 होगा, सेकंड पीरियड होगा, ग्रुप नंबर 2 डिसाइड हो गया, तो ऐसे ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। क्लियर है, हाँ है ना। अब 4P ब्लॉक लिखो, अगर पीरियड क्या है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू लिखवाया था, तो 2 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इनकी कॉन्फ़िगरेशन में। 4P ब्लॉक, P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर बताओ क्या लिखोगे। 12 तक क्या था बेटा, ट्रांजिशन मेटल, तो 12 में प्लस क्या कर देंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेट, आ जाना। बोलो पड़ोसियों, हाँ क्या 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबसेट, 13 से स्टार्ट होगा ना बेटा, ठीक है। अब देखो Z इक्वल टू क्या लिखोगे, 15, इसका कन्फिगरेशन बताओ, 1s2 2s2 2p6 sps हो गया, ssp, फिर क्या आएगा 3p6, इतना ही खत्म हो गया ना भाई। 4 6 2 8 10 दोबारा खत्म हो गया ना। कितना पीरियड है इसका, पीरियड होगा, पीरियड 3 पीरियड इसके अनुसार होगा जो मैक्सिमम होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है जिससे क्या मिल गया, कौन सा P ब्लॉक में आएगा, ग्रुप नंबर हाँ खा पी के कुछ आया कि नहीं आया, चल P का आया, हमेशा गलत बोल रहा है। 15 होगा, दिख रहा है
अब लिखो आगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबसेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सबसेट प्लस क्या लिखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबसेट। एन माइनस वन पे जाता है ना वो, समझ में आया? 3D से स्टार्ट होता है, क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबसेट। जैसे अगर मैं बोला क्रोमियम तो इसका जेड कितना होता है? दिस इज एक्सेप्शन केस। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या लिखोगे? पहले हम सीधा सीधा कार्बन के फॉर्म में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन आपका एस में होगा और n माइनस वन में होगा, तो एनएस क्या है इसके लिए बेटा 4, n माइनस वन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। क्यों नहीं बोल रहे हो? 6 होगा ना बेटा, एनएस में कितना है 1 है और n माइनस वन में कितना है 5 है, कितना हो गया टोटल 6। कॉपी करो जल्दी से। ठाकुर समझ पाया? ये आप मुझे दे ठाकुर नहीं है ना, क्लियर है? कर लो कैसे बोला तो आसान लगेगा तुम्हें। विद्या मंदिर का जितना टेस्ट होगा सब आसान लगेगा, बस मेरा टेस्ट में कठिन लगेगा। आसान लगा पेपर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो अचानक से पेपर हो गया ना। मेरे को पहले बोला नहीं गया था, क्वेश्चन था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वही डाल दिया। कल में बनाता था फिर सहा आ जाता तुम्हारा पढ़ाई, लेकिन कर नहीं रहो तुम लोग, पढ़ाई करो और ज्यादा कोशिश करो 80 नंबर लाने के लिए हमेशा केमिस्ट्री में, ठीक है? अपना ख्याल रखो। F ब्लॉक एलिमेंट B, F ब्लॉक एलिमेंट, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। F वाले में क्या होता है 5 4F और एक 5F होता है, D होता है ना। अगर इनकी पीरियड आपको पूछे तो पीरियड क्या होता है बेटा, 4F वाले का पीरियड 6 होते हैं। अब ग्रुप सब एक ही ग्रुप में होता है ना। प्रकाश हो जाए ये कितने से कितने तक होता है 71। और ये बेटा देखो यहां से यहां आएंगे तो क्या करें 32 ऐड करेंगे ना, तो 58 प्लस 32 कितना हो गया, ये होगा 90। इसमें भी ऐड कर दो, कितना हो गया बेटा, ठीक होगा। तो इसका सीरीज मैंने क्या बताया था, सेलेनियम से प्लूटोनियम, और ये क्या था थोरियम से लॉन्सियम, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बताया था ना आपको, नहीं बताया? देख लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू n-2 F कहां से कहां तक 1 से 14 D n-1 D की वैल्यू आपका आइदर 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। दिख रहा है थर्ड का ये, और ये
माइनस। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आपको। ठीक है, आपको अभी हम लोग दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। अब देखो, एस और पी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक। ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्लास का सीआर हो गया, वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक क्या हो गया, एस एंड पी रिप्रेजेंटेटिव। पता है अभी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नोट जितना अच्छा बनाओगे ना उतना ही तुम्हें काम देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं है, यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन आती है, उसका रीजन पता चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि थ्योरी के बेसिस में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, मुझे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पता है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। समझ में? हर चीज का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अभी फिजिकल पढ़ रहे थे तो पहले फोर्स मोटर ड्राइव किए, उसका एनर्जी बताए, यहाँ पे तुमको एनर्जी बता देगा, एनर्जी ऐसा क्यों हुआ वो पूछेगा, तो रीजन तुम्हें बताए। ठीक है, तो इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक क्या हो गया बेटा, एस एंड पी ब्लॉक, तो कलेक्टिवली हम लोग। अब क्वाइनेंट मेटल बता तुम्हें, जिससे सिक्का बनता है, एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट करो। फाइनेंस मेटल क्या होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बताया था तुम्हें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया ना, आइसो सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछोगे सर क्या होगा, तो देखो कार्बन पे 4 माइनस कर दो, नाइट्रोजन पे 3 माइनस कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या करोगे, क्लोरीन पे 1 माइनस, नियोन, Na प्लस, Mg+2, और क्या आएगा पास, सब में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे कितना आएगा बेटा, 3। ठीक है, टकरा दिया ये तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्लियर है? ये तो कर लोगे ना तुम लोग, ये तो बता चुका हूं मैं। तो कॉपी करो जल्दी से। क्या हुआ, नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, तो पीछे बैठ जाओ, गधे के पीछे, वहां से दिखेगा तुम्हें बढ़िया सा। छोटू पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है। रुद्र प्रताप एक आर्यन आया तो मेरा स्कूल गया, एक और वो भी ठीक बच्चा है, आर्यमान। तुम्हें चिन्मय में थोड़े हो तुम, चिन्मय नहीं लिया है, शुरू से ही है। चिन्मय छाया हुआ है। लोयला का क्या देखूंगा, लोयला का था ना पहले, एक बच्चा भी लोयला का है, वासिला, लेकिन हसमुख टाइप का लगता है, क्लास में पूरा मुस्कुराते रहता है। अब नोट लिखो बेटा, नोट लिख लिया सबने, जल्दी लिखना, थोड़ा आसान कर दे मेरे ऊपर। हो गया सपने अंदर, रिश्ते क्यों नहीं आ रहा है, नेता तो आ रहे। तुम कहां से हो, कौन से बोला, डीपीएस, इसका तो हिलटॉप है ना तेरा, रिवर व्यू। ये कहाँ हिलटॉप भी है, रिवर व्यू है, नदी के किनारे। मतलब तो यही हुआ ना, हिलटॉप मतलब पहाड़ों के ऊपर, वो तो है भी हिलटॉप, उसमें अरे हो गया। चलिए नोट करके लिख, D block element or D block elements are known as transition element. D block elements are known as transition element due to DD transition.
डी डी ट्रांजिशन हो गया, एक्सेप्ट डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन, तो ये एक्सेप्ट जिंक कनाडा हो गया। तो ये जिंक कनाडा हो गया, किसका ट्रिक बता रहा, जिंक कैडियम और ये लिख लो एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन है बेटा इसका, इसलिए मैंने हमेशा ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे काम आ जाएगा जिंक कनाडा हो गया। इन चार तीनों में से कोई भी आगे ऑप्शन में तो उसको टिक करके आना, ठीक है। 65 इंच का सीना चौड़ा करके, अगर इन तीनों में कोई नहीं है तो फिर सोचना क्वेश्चन ही दूसरा चीज पूछा है, ठीक है। डी डी ट्रांजिशन होता है कि जो डी और डी ब्लॉक के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। डी ट्रांजिशन बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो होता है ना हमारे, उसके वजह ट्रांजिशन होगा, क्या होगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा ना, तो 3d1 से लेके कहां तक है 3d9 तक, 3d10, उसमें 10 में तो एक s वाला है ना 4s1, बाकी में क्या है 3d10 है इन दोनों में, सब में 3d 4d और 5d ये होगा, इनमें नीचे गया ना उसका, तो उसके हिसाब से हम ट्रांजिशन देखेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ाने वाले हैं डायगोनल रिलेशनशिप, इसको ध्यान से सुनना, डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो वही इधर देखना, मूवी इधर चल रही है, बीच में तुम लोग इंटरवल कर रहे हो। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल मतलब क्या होता है बेटा, किसमें पढ़ते हो डायगोनल, मैं तो पढ़ते हैं ना, इसमें रहता है डायगोनल यार, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसमें डायगोनल होता है, होता है कि नहीं होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ, जैसे कि लिथियम के नीचे क्या बेटा सोडियम, यहाँ पे क्या होगा बोरोन के नीचे क्या होगा, कार्बन के नीचे, सही है। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है। डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट का मतलब होता है बेटा कि ये डायगोनली इनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। डायगोनल हो गया, बेरिलियम किसके प्रोपोज होगा, एल्युमिनियम का, और ये बोरॉन सिलिकॉन, क्लियर है, समझ में आया। तो किस पीरियड के एलिमेंट के ऊपर वाले, सेकेंड पीरियड के, और नीचे वाले थर्ड पीरियड के, लेकिन उसका रिलेशन किसके साथ है, थर्ड पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, थर्ड पीरियड का ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट के साथ है बेटा। अगर ये फर्स्ट ग्रुप में सेकंड वाले के साथ है, सेकंड में तो थर्ड वाले के साथ है, थर्ड में तो फोर्थ वाले के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सब सेम होता है, सोडियम के साथ सेम होता है नो डाउट, लेकिन साथ में इसके साथ में इसका सेम होता है, साइज दोनों के नियर अबाउट सेम होते हैं, सेम इसके साइज सेम होते हैं। दूसरी बात, अगर ये आपका क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बाकी सारे क्या होते हैं बेसिक, सही है, ठीक है। तो लिखो आगे, some elements of second period resembles properties similar to element of third period of next group, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप, it is known as diagonal relationship, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, some elements of second period resemble properties similar to some element of third period of next group, it is known as diagonal relationship। ऐसा क्यों होता है,
लिखो इट इज ड्यू टू फर्स्ट सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो। इट इज ड्यू टू सिमिलर चार्ज टू साइज रेशियो। सेकेंड, सेम पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग समझ में आएगा पोलराइजिंग पावर क्या है। अभी हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप का केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप हर चैप्टर का हीरो होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के समय, तो वहां पे हम लोग और अच्छे से देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप क्या क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनोमस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप का, जो फर्स्ट सात ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट का एनोमस बिहेवियर होता है, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये सारे का डेलिक्वेसेंट इन नेचर होते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो वो सारी चीजों कहां देखेंगे, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक। सर ये डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड पे जो होता है इसको नहीं, सेकंड और थर्ड में होता है, ठीक है। वो एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर आपको? अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर यहाँ पे भी आपसे क्या पूछेगा कि साइज इनका बताओ, दोनों की साइज क्या होंगे बेटा, नियर अबाउट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप से क्या होता है, जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं तो साइज क्या होता है इनके, लिख लो कहीं, नियरली सेम होगा। प्रॉपर्टीज को मैंने दिखा दिया। दूसरा क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आगे पढ़ेंगे, ये भी नियरली सेम होगा। इस चीज को मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नियरली सेम होगा, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आए कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके नियर अबाउट होगा, बेरिलियम का, इसका किसका, इसके, साइज इन दोनों का नियर होगा, इन दोनों का नियर होगा, क्लियर है। अब रही बात कि अगर मैं सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का लिखता हूं ऑक्साइड, तो ये होगा बेटा, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, तीसरा क्या होगा, ठीक है, इतना ही लिखो। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, बेसिक, ये आपके सारे बेसिक ऑक्साइड का, हाँ बी, ये वो फुट गया, कर ले। अब देखो कैसा होता है बेटा, एम्फोटेरेट। तो इसका रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो ये भी कैसा हो जाएगा, तो होता ही है। अब समझा डायगोनल रिलेशन का मतलब, ये भी दिक्कत है, हो गया। इसको कॉपी करो, क्लियर है बेटा। इसका पढ़ेंगे शेल्डिंग इफेक्ट और स्ट्रेटनिंग इफेक्ट, ठीक है। शेल्डिंग मैच में शील्ड लेते हो ना, क्लियर सबको। हेडिंग इज, हेडिंग बनाओ बेटा जल्दी से।
shielding effect और ऐसे करके लिख लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। कोई हल्ला मत करो, कोई बताने लगते हो तुम लोग। देखिए छोटू जोड़े बात कर देंगे। शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो यहाँ समझो क्या होता है। ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये इनर ऑर्बिट होगा, सही है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दर्द क्या है, यहाँ पे आपके एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अब इसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसने क्या किया, शील्ड बना लिया अपना, समझना। अब ये न्यूक्लियस जो है बाहर वाले को अट्रैक्ट करेगा, सही है। अरे आउटर मोस्ट को अट्रैक्ट करेगा बेटा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था। तो बेटा ये क्या होगा, इसका अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इसके नेबर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस, सही, रिपेल होगा। देखो ये इसको रिपेल करना, इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा बेटा। अब समझना मेरी बात, ये बेचारा करीब आना चाह रहा है लेकिन ये इसको क्या हो रहा है, भगा रहा है, दूर भगा रहा है। इसके कारण क्या होगा, आपका काम करेगा शिल्डिंग इफेक्ट। अब डिपेंड करेगा ये कितना और ये कितना है। तो अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो बेटा तो आपका रेडियस डिक्रीज करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है, आपके सर में रजनीकांत आ गया, ठीक है, रजनीकांत सब देखने जाते हो ना, तो मानो कि ये उसका स्टेज है, यहाँ पे खड़ा रजनीकांत, तो ये आपके सर में आया हुआ है। तो आपकी छुट्टी लेट से हुई तो आप पीछे वाले रो में पहुंचोगे, तो यहाँ पे सारे ने शील्ड बना के घेर लिया इसको, तो तुम तो उचक उचक के देखोगे ऐसे ऐसे। लेकिन तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा पोजीशन आगे जाने का। लेकिन जो उसके इस रो में खड़े हैं सारे तुमको क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, भाई पीछे हो पीछे हो। तुम्हारी टेंडेंसी रहेगी रजनीकांत को देखने की। तो सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी सेम दर्द है भाई, समझ रहे हैं। तो उसका सेम दर्द क्या है, ये चाह रहा है बेटा इसके और अट्रैक्ट हो, लेकिन ये बोल रहे भाई मैं तो अपने बाप का लाडला हूं, ये घर के नजदीक है ना, तो ये बोल रहे मैं अपने पापा का लाडला हूं, तो मैं तो आने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे बाहर। तो ये इस जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पे एक टाइम में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको अटैक कर रहे हैं, बाकी ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं। समझ में आया। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिपल्सन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स आप क्या डिसाइड करोगे, साइज इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज हम लोग जेड को बोलते हैं। लिखो न्यूक्लियर चार्ज। ये समझ में आया तुम्हें कहानी, रजनीकांत समझ में आया ना, न्यूक्लियर it represent attraction of outer most electron। जो बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अट्रैक्शन को बताता है, सही है, क्लियर है। अब आगे लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये तो अट्रैक्शन था, लेकिन इफेक्टिव किसके कारण है बेटा, ये तो बेचारा आपने जबरदस्त कर लगा दिया है कि भाई मेरे को तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रखना है। लेकिन जो इसके पड़ोसी हैं, हाँ, जो पापा के लाडले हैं, सही है, वो इस वाले नहीं दे रहे, बाहर घर के बाहर कर दिया एक बार तो, सही है। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, जितना इसका अट्रैक्शन है उसमें माइनस क्या कर देंगे, रिपल्सन होगा। तो इसको कैसे जोड़ करते हैं, जेड स्टार से और जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट नेट अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है बेटा, दिस इज जेड माइनस सिग्मा। और सिग्मा हमारा किसके लिए आया? रिपल्सन के लिए। इसको कैसे कैलकुलेट करते हो वो सीखेंगे, अभी आप इतना लिखो, ठीक है। अब इसका आगे लिखना कि जेड इफेक्टिव हमारा जो होता है वो रेडियस को कैसे इफेक्ट करता है। तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पर अगर हम रेडियस देखेंगे तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है? जेड इफेक्टिव। देखो क्या है जेड इफेक्टिव में, क्या बेटा? जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या बता रहा है आपको? अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो जेड इफेक्टिव वैल्यू जितनी कम होगी उतनी रेडियस क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्लियर है। और सिग्मा की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी जेड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा बेटा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां से इसलिए देख रहे हो जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ा रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेडियस क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या होगी? क्लियर है। इसको जल्दी से कॉपी करो। अब्दुल्ला, रजनी का समझ में आया? पलटते मत रहो पे, बहुत कॉपी भरने वाले हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो शुरुआत है, होता ना क्या बोलता है? तो पिक्चर बाकी मेरे दोस्त क्या है, ये तो बस ट्रेलर है ना, ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी मेरे दोस्त। डायलॉग कैसा बोलता है? ठाकुर हो गया? बिठा दो तो दो। तुम लोग दोनों साथ में मत बैठना। चुनू मुन्नू बोलूंगा, ऐसे छोटू बोलता अच्छा लगता है तुम्हें? क्या आकाश, क्या आकाश अच्छा लगता है? अब देखो बेटा, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है मैं समझाता हूँ। पहले ये न्यूक्लियस था। अब शिल्डिंग इसको क्यों बोलते हैं? अगर मैं इसको चारों ओर से इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एक शील्ड बन जाएगा बेटा। अब आप लोगों ने शील्ड बना लिया है, कोई बाहर से आप लोगों को आएगा उसको आने दोगे? सेम यहाँ पे क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा ये आना चाह रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं इसको। ऐसा कर रहे हैं रिपेल। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। तो रिपेल कौन कर रहा है? उसका सिमिलर चार्ज, हाँ, जो इनर इलेक्ट्रॉन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसा ये नहीं केवल एक ही सेल करेगा, मानो 3 सेल हो गया तो कौन कौन रिपेल करेंगे? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, आउटर मोस्ट तो थर्ड वाला होगा ना। अभी तो मैंने 2 बनाया है, सही है। अगर 4 रहेगा तो 1 2 3 वाले रिपेल करेंगे। क्लियर है। तो उसको आना नहीं देगा, जितना सर्कल बना रहेगा ना उसमें कुछ ना दिक्कत होगा उसका। तो लिखो इसमें आगे कहानी लिखो जाती। उसके बाद हाँ सेल्डिंग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is attracted by outermost electron is attracted by nucleus, and the electrostatic force of attraction is known as न्यूक्लियर चार्ज। इसी को तो न्यूक्लियर चार्ज बोलते थे बेटा। बट एट द सेम टाइम
at the same time outermost electron are repelled by, but at the same time outermost electron are repelled by inner electron. ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू सिमिलर चार्ज. Outermost electron are repelled by Inner electron in bracket due to a similar charge. So attraction force of outermost electron. So attraction force of outermost electron towards nucleus decreases. डिक्रीज हो जाएगा ना. टुंगाना चारों में धक्का दो मत आओ. टुवर्ड्स न्यूक्लियस डिक्रीजेस. दिस फुल स्टॉप वाला लिखना. दिस डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो फार्मूला जो लिखाया था लिख लो. इससे Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. और सिग्मा क्या था बेटा? रिपल्सन. और Z आपका यहाँ पे होगा सिग्मा. Z बेटा एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब सिग्मा क्या लेगा? रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. फिर सिग्मा पर लिखो इट represent repulsive force. सिग्मा क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स करेगा. ठीक है. इट इज सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज कैलकुलेटेड बाय स्लेटर लॉ. SLATER स्लेटर लॉ. ठीक है. जेके है ये, इसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ये लिखने के बाद कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पे चलते हैं. ठीक है. क्लियर है? आकाश से तोमर, अरे आदर्श से तोमर, आकाश से तोमर दोनों का नाम मिक्स हो गया. आकाश राज है. सिमरन का तुम्हारी राज है तुम्हारा नाम ना. शाहरुख खान वाला टाइटल रखा राज. देखा मूवी तुमने? सिमरन वाला मूवी देखा है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. चलो हंसते हंसते पढ़ो. नंबर ला बेटा. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. ये सब चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. फिजिकल आप एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. इसको फर्स्ट स्टेप लिखो. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा लिखो बेटा. फर्स्ट हो गया क्लास. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है. सेकंड, arrange the configuration in order of radius. इसका मतलब क्या बेटा? जो सेल पहले होगा, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये फिलिंग क्या करते हैं? कभी n+l का रूल लगाते हैं तो 4 वाला पहले फिल कर देते हैं. अब वो, लेकिन यहाँ पे क्या करना? फिलिंग सूत्रा करना है, लेकिन सबका अरेंज कैसे कर देना? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. क्लियर है? अरेंज द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रेडियस. सही है? क्लियर है? मैं भी क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड, सेकंड हो गया बेटा. थर्ड, मार्क द इलेक्ट्रॉन which sigma is to be calculated.
जिसका सिग्मा आप निकालोगे उसको क्या करना है बेटा, मार्क कर देना है। क्लियर? चलो इसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ है, देखो इलेक्ट्रॉन present at right, electron present at right, electrons present at right are not considered only inner electron are considered. Electron present at right are not considered only इनर इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर। इसका मतलब क्या बेटा, देखो पहले 1s में भरोगे, 2s में भरोगे, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s। अगर मैं बोलूं 2p का आपको निकालना है तो राइट में कौन सा है, 3s, गोली मारो इसको, हटा दिया, बाकी यहां से तुम्हें कंसिडर करना है। पहले से ये जैसा रहता है नहीं सर, ये यहाँ पे है जैसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है समझ में? तो बेटा इस तरह इसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 5 लिखो, इंपॉर्टेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूडेड, 1 electron is excluded, 1 electron is excluded, ठीक है? that is it is chosen as reference electron। कहने मतलब क्या बेटा, रजनीकांत आया है तो आप लोग सब जा रहे हो तो उसका मतलब नहीं है आप इतने हो ना। अब अजय सेन के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप लोग कितने भी 9 लोग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मान लो। अब 9 में को क्या करना है बेटा, हटा देना, एक्सक्लूड कर देना। कितने बच गए, 8 बच गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, वो जाएगा, उसका अट्रैक्शन कितना है, 1 घटा दो कितना होगा, 8 होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। समझ में? एक को क्या मानना है, रेफरेंस मानना है। करने का मतलब है कि जो 5th पॉइंट मैंने बताया, अगर आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, सही है? तो इसमें क्या करना है आपको, 17 - 1 करना है, तो ये आपका क्या होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16। इतना हटा देना ना, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो निकालेंगे उसी पे तो सब काम होगा, सिग्मा का, उसी का अट्रैक्शन तो होगा ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ मैंने भी बताया ना, जैसे आप लोग सब गए देखने के लिए रजनीकांत को, जैसे मैंने समझाया था आपको, तो सब जा रहे हैं उसके साथ, तो मानो कि मुझे निकालना है केवल प्रीत मेहता, तो बाकी को मुझे लेना देना थोड़े, तो बाकी कितने हो गए, आपके 8 बज गए ना, एक प्रीत मेहता आगे हो गया, तो उसपे सब निकालना है। तो उसके कारण जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, उसी को कैलकुलेट करके सिग्मा निकालेंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? अब यहाँ पर केसेस बनाएंगे हम लोग। S1 4 S सबसेल एंड P ऑर्बिटल, सबसेल लिखो, P ऑर्बिटल को कोई दिक्कत नहीं। इसमें बेटा फर्स्ट क्या है, सिग्मा इक्वल टू 0.35 और each electron in nth cell। सबसे लास्ट वाला सेल होगा, उसमें क्या होगा बेटा, 0.35 है सिग्मा, ठीक है? अगर 8 होगा तो 8 इंटू 0.35, 9 होगा तो 9 इंटू 0.35, 6 होगा तो 6 इंटू 0.35। सेकेंड, सिग्मा इक्वल टू 0.85 और
each इलेक्ट्रॉन इन n के बाद क्या है बेटा इसके अंदर वाला सही है। थर्ड सिग्मा इक्वल टू 1 4 each इलेक्ट्रॉन इन किस में लिखोगे n-2 n-3 सब इसमें आ गया n-2 n-3 n-4 ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन होता है जिसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। सिग्मा इक्वल टू 0.304 1s इलेक्ट्रॉन इन Hg सही है। तो हीलियम में तो एक ही में रहेगा ना 1s में बेटा सही है। तो इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बोलो क्लियर है सबको। अब्दुल्ला लिखो उसका क्वेश्चन करते हैं इसका। सब जो आगे जो बाकी रहेगा सबको ऐड कर देंगे। बाकी जो रहेगा क्या सर फोर क्या लिखे 0.304 1s। हाँ 1s इलेक्ट्रॉन हीलियम हीलियम तो 1s होगा ना। कॉन्फ़िगरेशन बोल गया। करें क्वेश्चन बेटा इसमें सबने लिख लिया। बहुत आसान चीज है देखो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा तुरंत में। क्वेश्चन इज कैलकुलेट जेड इफेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर आउटर मोस्ट नहीं भी देगा तो आउटर मोस्ट लेना ठीक है बेटा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सी जेड कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो जेड इक्वल टू 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बस आकाश क्या लिखूं मैं 1s2 2s2 2p6 कितना बन गया 10 बन गया। इसका बेटा 3s2 हो गया। तो आउटर में कौन है 2 वाला है। दिस इज योर आउटर। तो ये क्या होगा बेटा एनर खास है ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। लेकिन अपना क्या है जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक गोली मारना है हटाना है बेटा। तो एक आपका क्या होगा रेफरेंस 1 इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आया ना। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया चलो अब 3 वाले को कपल करो। ये क्या हो जाएगा n-1 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन 1। क्लियर है। इन दोनों को कपल करो कितना होगा बेटा ये n-2 कितना इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा n-3 कितना इलेक्ट्रॉन 2। क्लियर बेटा सिग्मा निकल जाएगा। चलो हम उल्टा चलते हैं सिग्मा में। सिग्मा जहां से n-2 से n-1 से जब बाहर होगा तो 1 होगा बेटा दिखाया है। n-2 n-3 के सबके लिए 1 होगा ना। n-1 के लिए कितना होगा 0.85। इसके n के लिए कितना होगा 0.35। सिग्मा क्या होगा पहले देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे 2 into 1 प्लस 8 into 1 ना। यहाँ तो सही है प्लस यहाँ बेटा 0.85 यहाँ पे 1 into 0.35 ये निकल गया। इसको कैलकुलेट करने से जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा जेड माइनस क्या लिखोगे सिग्मा। सिग्मा आपने कैलकुलेट कर दिया। जेड क्या बेटा यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर। तो ये 20 हो जाएगा 20 माइनस ये वैल्यू जो आपने सिग्मा कैलकुलेट कर रहा हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
बहुत आसान है। एक और तुम करके बताओ मुझे, बोलो किसी को डाउट है? लिखो कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिखिए, इसमें क्या है? कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ जिंक, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ जिंक Zn in bracket Z equal to 30, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑफ जिंक इन ब्रैकेट Z equal to 30। बताओ जल्दी बताओ, बस इसी तरह बताना, कैलकुलेट घर में कर लेना जाके, ठीक है? सिग्मा की वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ केवल क्या होगा, Zn दे दिया मैंने, धुलाया डीपीएस, तेरा स्कूल का नाम, तेरा स्कूल का नाम तुम्हें भूल जा रहा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल आया है, अंशुमान बना रहा है, कैलकुलेशन बताओ तुम लोग, चलो जेड इक्वल टू कितना बेटा, 1:2 3:6 क्या होगा ये, 3:2 है ना? इसके बाद 4:2। अब हमें क्या करना है, इसको एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है बेटा, किया था? चलो पहला कपल बनाओ, 1:2, 2:2 किसके साथ आ जाएगा, बना दो। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या होगा, 3:2 3:6 और ये क्या होगा 3:10 और ये 4:2। अभी कुछ नहीं बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, आउटर मोस्ट सेल का, तो ये क्या हो जाएगा मेरा nth कितना हो बेटा इसमें 2 -1 करोगे, 1 क्यों किया, 1 इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा यहाँ पे 1, ये क्या होगा आपका n-1 होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 18 ये क्या होगा n-2 कितने इलेक्ट्रॉन 8 और ये क्या होगा बेटा n-3 कितने, सिग्मा कैलकुलेट हो जाएगा हम लोग का 2 into 1 plus 8 into plus 18 into plus 1 into, यहाँ सिग्मा के बेटा जैसे सिग्मा आ गया जेड इफेक्टिव आ जाएगा, जेड माइनस और जेड की वैल्यू क्या लेना है 30, जेड का लेना 30 खत्म। तो ये आपका एस और पी का हो गया, सर वैसे अरेंज करके हाँ वो अरेंज किया है ना सेकंड लाइन में, हाँ वो कैसे किया, अरे 1 वाले को 1 के साथ रखो बेटा, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, समझा? एक घर वाले को इंसान को एक साथ रखना बस, समझा? दूसरे के घर में कोई आके हवा नहीं बोलेगा, आपको ने बुलवा दिया था ना, तो यहाँ पे उसको अरेंज कर दिया रेडियस के हिसाब से, क्लियर है? अगर मैं इसका बोलता बेटा आपको, इसको क्या करते, गोली मार देते, इसको देते राइट वाले को, नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाता, एक तो रेफरेंस हो जाता 9 बचता, तो 4s1 होता तो क्या 4s1 होता तो लास्ट में फिर कैसे करते, तो 0 मान ले, तो कुछ दिक्कत थोड़े, 4s1 होगा तो उसके हिसाब से करेंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो रेफरेंस जैसे जो लेना है हाँ उसके बाद तो 0 हो जाएगा, 0.35 हाँ, जो एक तो रखना ही है ना, अगर यहाँ पे एक ही होता तो उसी के हिसाब से कंप्लीट करना ना, आउटर मोस्ट सेल में एक ही है ना, समझा? अगर 3D1 होता, अगर ये 3D1 होता, सही है, 3D1 होता और 4s2 के रिस्पेक्ट में लेना होता, D के रिस्पेक्ट में लेना होता, उसको हटा देते, समझा?
ये तो करना है। इनर्ट गैसेस में कैसे होगा? क्या इनर्ट गैसेस का इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से लिखेंगे। तो उसमें तो 18 होगा तो 17 into 0.35 करेंगे। हाँ अभी दो करवा रहे हैं, जो भी है उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट सेल वाला। इसमें कोई थ्योरी ऐसा नहीं है, केवल एक को सब्ट्रैक्ट करना। अब केस 2 लिखो जल्दी से। अब केस 2 में क्या आएगा? 4 D and F ऑर्बिटल। तो इसमें दो ही रूल है। फर्स्ट, सिग्मा इक्वल टू लेना 0.35 कब 4 each इलेक्ट्रॉन in nth शेल, और सिग्मा इक्वल टू 1 लेना है। हाँ सर, इससे पहले वाला जो हम लोग सवाल बनाया था इसमें तो डी ऑर्बिटल था ना। क्या? तो डी ऑर्बिटल से कहां बाहर कर हम लोग तो ऐसे ऐसे किया था ना। 4 each इलेक्ट्रॉन in n-1 n-2 n-3, जिससे वो बाहर करोगे उसके हिसाब से खाने बनेगा। तो ये लिख के उसका क्वेश्चन लिखना चाहिए। 0.85 बोलो, अच्छा नहीं है। कैलकुलेट सिग्मा, इसको कितना लिख रहे थे, लिखना भी तुम लिखते नहीं हो, बैठ जाते तुम। कैलकुलेट सिग्मा 4, कैलकुलेट सिग्मा 4 लिखा। कैलकुलेट सिग्मा 4 outermost 3D orbital of zinc Zn, Z equal to 30, zinc Zn, Z equal to 30 हो जाएगा। चलो करो जल्दी। स्वप्नेंदु समझ में आया क्या करना? सिग्मा केवल निकालना है, जल्दी से बताओ। ठाकुर होगा? बोला ना कि जो भी आपका ऑर्बिटल जिसका निकालना है बेटा, जहां से उसके राइट साइड में जितने भी होंगे सबको गोली मारना, हटा देना उसको, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो सेल का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या, घेरा आपने बनाया, हमें 4 से मतलब नहीं है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें थर्ड वाले से मतलब। थर्ड के लिए अट्रैक्शन आपको निकालना हो पूरा इफेक्टिव, तो 4 का मतलब रखोगे। फिजिक्स से सोचो, अगर मानो कि बाहर से आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, अंदर वाले उसको 2 न्यूटन से धक्का मार रहा है, कितना इफेक्टिव फोर्स होगा? 8 न्यूटन का। तो फोर्थ वाले के लिए, अब हमें थर्ड में पूछा है तो मैं फोर्थ वाले कंसीडर करूंगा क्या अट्रैक्शन के लिए? मुझे क्या होगा, थर्ड पे न्यूक्लियस में कितना लग रहा है, सपोज 15 न्यूटन का लग रहा है, तो सेकंड के बाद वाले उसमें कितना लगा है, सपोज 5 का लगा है, तो उसका इफेक्टिव कितना होगा? 10 होगा बेटा। सही है, बताओ। 28 plus 9 into 0.35. तो इसका कंट्रीब्यूशन सबने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 रीअरेंज कर लो बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 रेजर हो गया। इसका एरिया लूं 4s। अब आपको किसका निकालना है? डी का, तो इसको गोली मार दो, कोई मतलब नहीं है। सही बेटा। अब डी में से एक हमारा क्या आएगा? रेफरेंस आएगा कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? 17 into 1. ये मेरा एनएफ है कि थर्ड की बात कर रहा है बेटा, 3.30 सर। उतना करना नहीं है, ठीक है, वो तो कर सकते हो तुम। ये 18 हो गया बेटा टोटल, -1 क्या होगा?
रेफरेंस कितना हो गया टोटल ये 17 हो गया। अब इसमें कितना होगा 8 into 1 n-1 कितना होगा 8 और n-2 कितना होगा बेटा 2 सिग्मा निकाल दो 2 into 1 प्लस 8 into 1 प्लस 17 into 0.35 ये सिग्मा हो गया। कैलकुलेट कर लेना आप लोग है ना, इतना तो कर सकते हो। हाँ जेड इफेक्टिव जेड माइनस कर दो 16.5 हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है कॉपी कर ले सबने चलो। रुक गए चले जब तो गया स्वप्नेंदु हो गया इधर अजय सबका हो गया ना चलो जल्दी जाके घर में रिवाइज करना जितना भी पढ़ाया हूं तो भूल जाओगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है फर्स्ट बेटा एटॉमिक रेडियस। सेकेंड क्या होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। रेडियस को लिखते हैं आर, आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखता है ई। थर्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है थर्ड इज कोई हल्ला मत करो कोई दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग। क्लियर सबको। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। दिस इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस पढ़ेंगे पहले उसके बाद क्या एटॉमिक रेडियस लिखो। एटॉमिक रेडियस क्या होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन outermost electron to the nucleus. outermost electron to the nucleus. क्लियर है outermost electron to the nucleus। तो देखो बेटा क्या होता है अगर ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहां पे बेटा मेरा आउटर मोस्ट सेल है तो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। क्लियर है आया ना। अब आपसे बोलेगा कि जो आपका एक एटॉमिक रेडियस है उसका एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने हेजलबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज इट्स मोमेंटम। सही ना साइमल्टेनियसली ये बोला था। और नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या बताया ऑर्बिटल किसे बोलते हैं या ऑर्बिट किसे बोलते हैं ऑर्बिट बताया ना उसने द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वहां पे क्या होता है हमारा ऑर्बिट होता है बेटा साई एस बार इक्वल टू मैक्सिमम है ना पढ़ा था ना। तो इसको एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो लिखो आगे नोट करके। हाँ क्या
इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वो वहां से तो ले सकते हैं। अरे बोर्ड्स वाला तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लेता हूं। तो देखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ atomic radius cannot be calculated. Actual value of atomic radius cannot be calculated. अब ध्यान देना, जो हमारा एटॉमिक रेडियस है बेटा उसको हम क्लासिफाई करते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसको आप ये लिख लो, दिस इज योर आयनिक रेडियस। क्या होता है? आयनिक रेडियस। तभी टाइप ऑफ रेडियस को बता रहे हैं, आयनिक रेडियस होता है। ठीक है बेटा, तो आयनिक रेडियस में क्या होता है? ये दो पार्ट में होते हैं। क्या क्या होता है बताओ? कैटायनिक, कैटायनिक रेडियस। तो ये बेटा क्वेश्चन क्या होता है? एनायनिक। अब जो कैटायन होगा सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगा, हमेशा कैटायन का जो रेडियस होगा बेटा उसको हम लोग R+ लिखते हैं और इसके रेडियस को क्या लिखते हैं? ठीक है, लिखो छोटा छोटा चीज जल्दी जल्दी को फास्ट लिखो। इसको क्या समझाने का मुझे कैटायन आयन में पढ़ेंगे। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सही बोल रहा है? आगे लिखो बेटा, कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस क्लियर है? तो कैटायन क्या बोलता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, ठीक है, देन रेडियस ऑफ एटम विल डिक्रीज। कैटायन का रेडियस डिक्रीज होता था ना, सही है। तो अगर मेरे पास कोई एटम है बेटा, यहां हमने क्या किया, इसको A+ में कन्वर्ट कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा ऑर्डर में? A का कि A+ का? A का ज्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ A, ऑर्डर पूछा जाए हमेशा रेडियस ऑफ A इज ग्रेटर देन क्या लिखोगे? A+। इसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो फिर ठीक से लगता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा? बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और निकालने से क्या होगा? रिपल्सन कम हो जाएगा। सही है। तो जेड इक्वल इफेक्टिव इक्वल जेड माइनस सिग्मा था, सही है। तो वहां हम क्या लिखेंगे? रीजन इसका ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। मैं बार बार इसको नहीं लिखता हूं, मैं जेड इफेक्टिव आप समझ जाओगे ना, जेड इफेक्टिव में रिजल्ट है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। और अभी हमने देखा बेटा कि जो रेडियस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेडियस जेड इफेक्टिव का। अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो रेडियस क्या होगा? आगे लिखो, कैटायन हो गया, एनायनिक रेडियस। इसमें क्या होगा? एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम, है ना। वहां पे रिमूव करना था, यहाँ पे क्या होगा? एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इंक्रीज हो, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन रेडियस of atom will क्लियर बेटा? अब देखो, ये प्लस इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब जो जेड इफेक्टिव था उसमें क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगा बेटा। तो जेड माइनस सिग्मा करोगे तो जेड इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी। तो यहां पे अगर मैं रेडियस का ऑर्डर आपसे पूछूं क्या होगा? रेडियस का ऑर्डर एज लेस देन ए माइनस।
इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्यों डिक्रीज, क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, ड्यू टू डिक्रीज इन बेटा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही न्यूक्लियस उसको अपने आप खींचेगा ना, चार्ज के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। 10 चार्ज है, 12 चार्ज है, सही है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अट्रैक्शन आपको बढ़ेगा। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्लियर है सबको? अब हमारा जो सेकंड है दैट इज कोवेलेंट रेडियस, इसको प्रूव कर लो। मतलब बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या बनता है, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाते थे तुम लोग, सही है? क्लियर है? ये भी, और इनका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस को लोग क्या बोलते थे? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी। क्लियर है? तो इसका जो हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं आएगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इतना मत मैं समझा रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज रेडियस। बट जो इसका रेडियस होता है बेटा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टनेस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड्स सही है, इससे क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता। बेसिकली क्या है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, सब चीज दिया रहेगा। तो जो बेटा डिस्टेंस है ना, दिस इज नथिंग बट आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मोड है। ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी। मोड मतलब क्या होगा? जो नेगेटिव अगर आया है बेटा तो फिर क्या होगा? बता रहे पास हो लो। STENUS है क्या? स्टेटस का STENERS याद है यार। ठीक है, आरे बेटा क्या है? एटॉमिक रेडियस। ए का क्या है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आरबी क्या होगा? एटॉमिक रेडियस ऑफ दी आकाश। हाँ या ना? डी क्या होगा बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर मतलब क्या हुआ? दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। सही है, सिर्फ मैं और आकाश खड़ा होगा सामने सामने, तो मैंने अपने न्यूक्लियस अपने नाभिक को मान लिया, आकाश अपने नाभिक को मानेगा। ठीक है, तो मेरा उसके नाभिक में जो जितना डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर है का सब? हाँ, न्यूक्लियस हो गया ना? हाँ, जबरदस्ती का बोल देगा तो आकाश देख क्या होगा तेरे भाई, इसके साथ क्यों नहीं बैठा तुम? अदरवाइज एक्स क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये क्या चीज होता है? ये लास्ट में इसी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है बेटा, क्लियर है? और एक्स क्या हो जाएगा? बस यहां लिख दो सेम चीज, और यहां पे क्या कर दो बेटा? बी। अगर सेम एलिमेंट बना लिए बेटा कोवलेंट बॉन्ड,
तो एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा, हाँ या ना? यहाँ से ए और बी है, ये टाइप का बना लिया तो क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी होगा, Cl2 बनाता है। इतना तो आइडिया होगा, कार्बन कंपाउंड पढ़ गया, मैंने पढ़ाया, नहीं बताया गोली मार दूंगा, सोच ले तुम लोग को तो ये मैंने पढ़ाया ना एक बार, ठीक है? तो ये Cl2 में क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा, सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, सही बेटा? और दूसरी क्या, उसका Ra बाई Ra और Rb सेम हो जाएगा कि नहीं? अगर Cl Cl है तो रेडियस दोनों का सेम होगा, तो उसके तो देखो पुट करके क्या है, D इक्वल टू 2Ra Rb, ठीक है? तो ये अभी यहाँ तक करो, इसको कराता हूँ। क्लियर बेटा? चलो अब देखो इसके बाद एनालिसिस क्या करेंगे, जल्दी से पिक्चर अभी बाकी है। देखो बेटा, इफ एक्स ए इक्वल टू एक्स बी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ये एक्स ए इक्वल टू एक्स बी एंड आर ए इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? तो ये कब होगा, जब आपका सेम एलिमेंट होगा बेटा। सेम एलिमेंट मतलब क्या होगा, Cl2 टाइप, मैं Cl2 टाइप लिख देता हूँ, Cl2 H2, ये सब के लिए कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, ठीक है? Cl2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, इस टाइप के। तो यहां पे देखो D इक्वल टू क्या लिखोगे, 2R, मैंने रेडियस दोनों क्या मान लिया, 2R, है ना? तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D। तो ये कब हुआ, मैं फिर से फिगर कर रहा हूं, ये भी ये हो गया और ये भी क्या हो गया बेटा, इनके बीच के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या दिया है, ये डी दे दिया, मानो 30 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम कुछ भी दिया है, ठीक है? और ये सारे जो रेडियस है बेटा, 3 एंगस्ट्रॉम आपको लेना, 3 एंगस्ट्रॉम आ रहेगा, लिख लो कहीं। अब इसको डिफाइन करते हैं, यहां तक लिख लिया, यहां तक आगे अब्दुल्ला जी लिख लिए? Covalent radius is half of covalent radius is half of covalent radius is half of internuclear distance, half of internuclear distance between two कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, अगर उसका एलिमेंट सबसे, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मेटालिक रेडियस, मेटल सुना है कोई, मेटालिक रेडियस सुना है? Now see metallic radius. अगर इनके बीच में 2 एडजेसेंट एटम अपने पास हैं, 2 एडजेसेंट मेटल, ठीक है, तो इनका डी दिया मैंने, तो अगर इसका रेडियस निकालना है आपको कुछ नहीं करना बेटा, हाफ बाई इंटू डी, ठीक है?
यहाँ से लिखो जल्दी से, तो कुछ काम नहीं है। देखो जल्दी लिखना चालू किया। हाँ कोवेलेंट टाइप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन अलग हो जाता है ना, तो वही डिफिनेशन लिख लो। इट इज, डिफिनेशन लिखो, इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ, हाफ लिखना, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल। सही है, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल। अब यहां पे देखो बेटा, आपके पास है वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस किसे बोलते हैं? वंडर वाल फोर्सेस किसमें लगते हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्स लगते हैं। ठीक है बेटा, वंडर वाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। तो हम टू मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एक मॉलिक्यूल अपना ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये। अब जो नियरेस्ट एटम होंगे दोनों के, उनके डिस्टेंस का अगर हाफ करो बेटा, तो अपने को क्या मिलेगा? वंडर वाल रेडियस हाफ होगा। अब ये लिखने के बाद एक नोट लिखो जल्दी से, इसका डेफिनेशन ऑफ नोट, हाफ ऑफ डी। ये क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ टू मॉलिक्यूल है ना, तो नियरेस्ट एटम कौन है इसका? ये दोनों है, उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे? वंडर वाल रेडियस इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, और ये किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? इट इज मेजर्ड फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, लिखो, इट इज द half of distance, it is the half of distance between nucleus of, it is the half of distance between nucleus of two nearest atom of two molecule in solid state, two molecule in solid state। ठीक है, it is measured for noble gases। नोबल गैसेस के लिए वंडर वाल रेडियस मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, अब ऑर्डर क्या होगा बताओ? कोवेलेंट, मेटेलिक, और इसके बाद मुझे ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम रेडियस का ऑर्डर किसका होगा बेटा? कोवेलेंट का, है ना, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद वंडर वाल, है ना। तो ऑर्डर का रेडियस ऑर्डर लिख लो, ये पूछ सकता हूं। अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो रेडियस क्या होगा बेटा? कोवेलेंट, देन क्या लिखोगे? उसके बाद अब आयनिक का डिपेंड करेगा, उसको तो अलग अलग हम कैटायन एनायन में देखें ना। ठीक है, अब इसके बाद अपने को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते जाना। यहां से क्वेश्चन पूछता हर साल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। जो तुम लोग मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे ना, 60 नंबर गारंटी है। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, अब न्यूमेरिकल लगा लो, इसलिए 12 बोलता नोट्स मेंटेन करो, 60 नंबर आ जाएगा केवल फिजिकल के दम पे, फिजिकल इनऑर्गेनिक दम पे। बाकी ऑर्गेनिक जितना करना है करना। जब पेपर है फिजिकल इनऑर्गेनिक का ज्यादा पूछा था, 50 नंबर तो श्योर शॉर्ट है। ठीक है, पिछले वाले बच्चे फिजिकल और इनऑर्गेनिक दम पे अच्छे नंबर लाए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस, एटॉमिक रेडियस लिख लो यहाँ, एटॉमिक छूट गया। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बेटा? इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने क्या बोला था, जेड इफेक्टिव, ये बोला था, है ना। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है बेटा, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज, रेडियस क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड फैक्टर क्या है बताओ, कौन बताएगा, क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ सेल, सेल नंबर बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा ना, सही है। सेकंड इज नंबर ऑफ सेल। और यहाँ पे जो मैंने एन लिखा, दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, रेडियस आपका एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मतलब क्या है कि बेटा जितना एन आपका बढ़ेगा उतना ही रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। हो गया ना, चलो ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्या होगा बेटा, बढ़ेगा घटेगा, थर्ड वाला बढ़ा तो 1 2 3, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी रेडियस। तो उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा क्या? सेल के साथ। हाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन डोमिनेटिंग क्या होगा बेटा, सेम। ट्रेंड में ग्रुप का बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन डोमिनेटिंग क्या होगा आपका, सेल नंबर, सही है। आगे लिखो, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर है, पीरियोडिक टेबल में बेटा ट्रेंड्स क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, ये तो आपको पता है। फर्स्ट क्या होगा, एन पीरियड, तो पीरियड में आप किधर करोगे बेटा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट आप जब मूव कर रहे हो, मैं L टू R चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, कहां पे बेटा, पीरियड में। तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रही है, एन से, एन क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो इस केस में एन सेम हो रहा है बेटा, और आप जैसे बढ़ते जा रहे हो क्या चेंज कर रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है ना, सबका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रह रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है सब बेटा, चेंज कर रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, आया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है बेटा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आया ना। जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड माइनस रिपल्सन सिग्मा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड बढ़ रहा है बेटा, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं, दैट इज जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। जेड इफेक्टिव होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा बेटा तो रेडियस क्या होगा, दैट इज रेडियस। तो दिस इज द रीजन, अगर रीजन पूछे तो आपका ये रीजन, मतलब पहले क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटली देखा रेडियस डिक्रीज कर रहा है, उसका हम लोग उसके रीजन फ्रेम कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक है तो हम लोग इसी ढंग से इसको पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखो, अगर मैंने आपसे पूछा लिथियम के बाद बेटा क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन सबसे ज्यादा किसका है बेटा, उल्टा हो गया, हाँ सही है ना, क्लियर है। ये किसका ऑर्डर आ गया बेटा, रेडियस ऑर्डर। तो
अब बोलोगे सर इस सब में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, ऐसे लिख देता रेडियस ऑर्डर, ठीक है। सेकंड में आयरेक्शन रेडियस ऑर्डर, थर्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, फोर्थ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब पूछेगा इसमें से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट, क्लियर है। तो बस ऐसे ही मानना, जादू नहीं हो रहा इधर, ठीक है। देखो अब आगे देखो, सेकंड क्या बेटा, इन ग्रुप। हमारा ग्रुप में कैसे, ग्रुप का हम देख लेते हैं। इन ग्रुप में क्या होगा बेटा, टॉप टू बॉटम आ गया, टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रही है बताओ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। पहले हमने देखा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अब इसका रीजन क्या है बेटा, आप बोलोगे सर कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग क्या बेटा, नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होगा ना क्या, जेड जेड इफेक्टिव इंक्रीज ही होगा ना यहाँ पे, तो रेडियस इस कारण डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं ना। अब बेटा एटॉमिक नंबर तो हर जगह बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जाओगे तो डोमिनेट होगा नंबर ऑफ सेल्स। हाँ ये, लेकिन बस डोमिनेट कौन करेगा, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग नहीं है, दिस डोमिनेटिंग है, सही है। तभी हमने क्या देखा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एन, अल्टीमेटली रेडियस क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम क्या होगा बेटा, सीरियम का सबसे दिस इज द ऑर्डर, क्लियर हो गया टाइम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चलो थैंक यू।